चलो आज अपन क्या पढ़ते हैं, नर्मदा सोन घाटी पढ़ रहे हैं ना। नर्मदा सोन घाटी तो अपन कितने पठार पढ़ रहे हैं। तो नर्मदा सोन घाटी कौन मतलब क्या है, इसके आसपास क्या है, इस नर्मदा सोन घाटी में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से झीलें उधर आते हैं, ऐसा। तो नर्मदा सोन घाटी का पढ़ रहे हैं। तो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत है। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में विंध्याचल, और दक्षिण में बोले तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ आती है। दक्षिण में विंध्याचल पहाड़ी सतपुड़ा आती है, उत्तर में विंध्याचल आते हैं, और पूर्व में छत्तीसगढ़ आता है। पूर्व में क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है ना। और इधर पश्चिम में क्या आता है, गुजरात आता है ना। ठीक है कि इसका भौगोलिक विस्तार होगा। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में विंध्याचल आता है, दक्षिण में सतपुड़ा आता है, पूर्व में छत्तीसगढ़ आता है, और पश्चिम में गुजरात आता है। चलो ठीक है, इतना हो गया। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ है ना। नर्मदा सोन घाटी का निर्माण किस तरह हुआ था। तो दो भाग है नर्मदा सोन घाटी के, एक पूर्व वाला और एक पश्चिम वाला। पूर्व वाला और एक पश्चिम वाला। तो अपन पश्चिमी भाग में मतलब किससे बना है, पश्चिमी भाग नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी भाग किससे बना है। तो नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी भाग दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना है। किससे, दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना है। और पूर्वी भाग बोले तो गोंडवाना लेन के हिस्से से बना हुआ है। किससे, गोंडवाना लेन के हिस्से से बना हुआ है पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट दक्कन ट्रेप की चट्टानों से, है ना। तो पश्चिमी घाट दक्कन ट्रेप की चट्टानों के क्षरण होने से किसका कौन सी मिट्टी का, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी कैसी, वो भी गहरी काली मिट्टी। नर्मदा सोन घाटी में कैसी, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है ना। ठीक है, अब अपन पूर्व में गोंडवाना लेन का हिस्सा है ये, है ना। ठीक है, इधर पूर्व में मानसून कैसा है, मतलब कैसी जलवायु कैसी बोले तो मानसून जलवायु सम जलवायु पाई जाती है ना। और इधर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और पश्चिम में भी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, है ना। इसमें पूर्वी भाग में वर्षा कितनी होती है बोले तो 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। ठीक है, फिर इधर पश्चिमी भाग अपन को ज़्यादा है, पूर्वी भाग इतना ही पढ़ना है, पश्चिमी भाग अपन को पढ़ना है पश्चिमी भाग में, क्योंकि नर्मदा सोन घाटी अधिकतर पश्चिमी भाग में आती है ना। ठीक है, फिर चलो यहाँ से पहले अपन की पश्चिमी घाट दक्कन ट्रेप की चट्टानों से क्षरण होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी कैसी, वो भी गहरी काली मिट्टी, है ना। तो गहरी काली मिट्टी में क्या क्या बोया जाता है, फसल कौन कौन सी आ सकती है। तो गहरी काली मिट्टी में जायद की फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। जायद मतलब जो उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूज, लौकी, गिलकी और कद्दू, ऐसी चीज़ें आती है। मतलब ऐसे फल आते हैं जो जायद की फसल है, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, और इसको ग्रीष्म में मतलब गर्मियों में बोई जाने वाली फसल है ना ये वाली। ठीक है, फिर अब इसमें कृषि जोत भूमि की अधिकता के कारण अपने यहाँ निमाड़ क्षेत्र में मतलब पश्चिमी क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी आ गया ना, तो इसमें क्या है, कृषि ज़्यादा की जाती है, इसलिए इसको राज्य की अन्न पेटी भी कहा जाता है। किसको, नर्मदा सोन घाटी को क्या कहा जाता है बोले तो राज्य की अन्न पेटी भी कहा जाता है ना। सर्वाधिक जोत वाला जिला कौन सा है बोले तो हरदा है। सर्वाधिक जोत वाला मतलब कृषि वाला जिला, जोत वाला जिला कौन सा है, हरदा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के पश्चिमी भाग की जलवायु सम होती है और पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी भाग के क्षेत्र की जलवायु मानसूनी होती है ना। कैसी, इधर सम जलवायु होती है और पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु होती है ना। मतलब जिसके मतलब पूर्वी जलवायु है, पूर्व में है, तो पूर्व में कैसी जलवायु पाई जाती है बोले तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसमें अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं, है ना, अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं नदियाँ, कि इसमें नदियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा नदी, हिरण नदी कहाँ से निकलती है बोले तो जबलपुर से निकलती है हिरण नदी कहाँ से निकलती है, जबलपुर से निकलती है ना। ठीक है, हिरण नदी जबलपुर से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। फिर बारना नदी कहाँ से निकलती है, रायसेन से। बारना नदी कहाँ से, रायसेन से निकलती है। और कोलार सीहोर से निकलती है। कोलार, चलो ठीक है, याद हो गया कि नर्मदा अमरकंटक से, हिरण जबलपुर से, बारना रायसेन से, और कोलार सीहोर से, हो गया। फिर मानहथनी, बोलते हैं ना मानहथनी धार की करके, तो मान और हथनी धार जिले से निकलती है ना। फिर जामनेर नदी देवास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जामनेर नदी देवास से निकलती है। ठीक है, फिर गोई नदी कहाँ से निकलती है, गोई नदी बड़वानी से निकलती है। गोई नदी कहाँ से निकलती, बड़वानी से निकलती।
कुंदा सारक और वेदा, ये कुंदा सारक और वेदा ये खरगोन जिले से निकलती है। कुंदा सारक वेदा, क्या है? कुंदा सारक वेदा नदी कहाँ से निकलती है? खरगोन से निकलती है। ठीक है। फिर माचल, माचल शेर, माचल नदी कहाँ से निकलती है बोले तो माचल और गंजाल, माचल और गंजाल कहाँ से निकलती है? हरदा से निकलती है। देखो माचल और ये गंजाल ये हरदा से निकलती, माचल हरदा से और ये गंजाल का ये, तो गंजाल भी हरदा से निकलती, तो माचल और गंजाल हरदा से निकलती है। ठीक है। फिर आगे नरसिंहपुर से कौन सी नदी बोलते हैं? शेर और दूधी, शेर और दूधी नदी कहाँ से निकलती है? नरसिंहपुर से। शेर और दूधी, शेर दूधी नरसिंहपुर बोलते हैं ना, शेर दूधी नरसिंहपुर, है ना। ठीक है। फिर शक्कर और सीतारेवा, शक्कर और सीतारेवा नदी छिंदवाड़ा जिले से निकलती, शक्कर सीता छिंदवाड़ा, शक्कर सीता छिंदवाड़ा से। हालोन थावर मटियार मतलब मंडला से, कैसे बोलते हैं ना, सोचते हैं हम याद ऐसे याद करने की ट्रिक है कि हालोन थावर मटियार बोले तो मंडला जिले से। ठीक है। क्या है? हालोन थावर मटियार मंडला जिले से। ठीक है, याद हो गई। फिर नर्मदा नदी अमरकंटक से, हिरन नदी जबलपुर से, बारना रायसेन से, कोलार, देखो लग रहा है ना कोलार तो सीहोर, ऐसा। मानहतनी धार की, ये तो ऐसे याद हो जाएगा, मानहतनी धार की। ठीक है। फिर जामनेर देवास से है, जामनेर देवास से, जामनेर देवास से। गोई बड़वानी, गोई बड़वानी। कुंदा सारक वेदा, कुंदा सारक वेदा खरगोन से ये। माचल गंजाल, माचल गंजाल हरदा से। माचल ये ल माचल गंगा माचल गंजाल हरदा। शेर दूधी नरसिंहपुर, शेर दूधी नरसिंहपुर। ठीक है। शक्कर सीतारेवा, शक्कर और सीतारेवा छिंदवाड़ा से, शक्कर सीतारेवा छिंदवाड़ा से। हालोन थावर मटियार मतलब मंडला से, क्या? हालोन थावर मटियार। ठीक है, नदियाँ याद हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ते हैं जिले। ठीक है, जिले पढ़ते हैं, जिले। तो जिले कौन कौन से जिले में मतलब नर्मदा सोन घाटी कौन कौन से जिले में होती है? जैसे जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला जबलपुर, नरसिंहपुर, खंडवा, हरदा, अलीराजपुर, है ना। तो खंडवा है ना, ये उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में मतलब खंडवा का जो हिस्सा है ना वह उत्तरी भाग में है, मतलब नर्मदा सोन घाटी आती ना तो खंडवा के उत्तरी भाग में आती, उत्तरी भाग में जहाँ पर ओंकारेश्वर आता है। ठीक है, इतना हो गया ये। फिर पर्यटन स्थल, अब यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन कौन से आते हैं? सतपुड़ा मतलब नर्मदा सोन घाटी में पर्यटन स्थल कौन कौन से? जिले आ गए, अपन ने जिले कर लिए, तो उन जिलों में जो भी चीज़ होगी वो पर्यटन स्थल होंगे ना। जैसे हरदा, वो जबलपुर बताया मैंने, नरसिंहपुर बताया, खंडवा बताया, हरदा, अलीराजपुर, इनमें बताया है ना। तो इसमें ये जैसे जबलपुर में, तो जबलपुर में कौन कौन सा किला होगा, जबलपुर का कौन सा किला होगा, उसमें महल कौन से होगी, उसमें गुफा कौन सी होगी, तो वो बताना है। मतलब जो जिले थे उन जिलों में और क्या पर्यटन स्थल पाए जाते हैं वैसा, मतलब उनका तो पर्यटन स्थल में किला पड़ते हैं। तो जबलपुर में कौन सा किला है? तो बोले रानी दुर्गावती, क्योंकि रानी दुर्गावती जबलपुर से ही थी ना। 1857 की क्रांति में रानी दुर्गावती ने भाग लिया, तो 1857 तो वो कहाँ से? जबलपुर से थे। रानी दुर्गावती का किला जबलपुर में। फिर हरदा में मकड़ाई जोंग और सांगवा, मकड़ाई जोंग सांगवा ये कहाँ पर है? हरदा में। मकड़ाई जोंग सांगवा ये कहाँ है? हरदा में है। ठीक है, याद हो गया। दुर्गावती का किला, रानी दुर्गावती का किला जबलपुर में है। हरदा में बोले तो मकड़ाई जोंग सांगवा, मकड़ाई जोंग सांगवा। ठीक है, अब जबलपुर में अभी अपन ने किले याद करे थे, अब क्या याद करेंगे? महल, कि जबलपुर में कौन सा महल होता है, और जबलपुर में कौन सा महल? तो बोले हरदा का वो जबलपुर में मदन महल है। जबलपुर में किसका महल है? बोले तो मदन महल का। इसका निर्माण किसने किया था? मदन महल। तो उसका नाम से स्पष्ट है ना कि मदन महल का निर्माण किसने किया? तो मदन शाह ने करवाया। किसका? मदन महल का निर्माण किसने करवाया? बोले तो मदन शाह ने करवाया, जो कहाँ के है? जबलपुर में है, जबलपुर में नहीं, और हरदा में। ठीक है, हरदा में कौन सा है? जादूगर महल है। हरदा में कौन सा महल है? बोले तो जादूगर महल है, हरदा में जादूगर महल है। फिर जबलपुर में गुफा कौन सी है? बोले तो हिडम्बा की गुफा है। जबलपुर में कौन सी गुफा है? बोले तो जबलपुर में हिडम्बा की गुफा है ना। क्या है? हिडम्बा की गुफा है। फिर ठीक है, ये हो गया अपने पर्यटन स्थल की किला। जबलपुर में कौन सा? बोले तो रानी दुर्गावती का किला। हरदा में बोले मकड़ाई जोंग और सांगवा। जबलपुर में मदन महल है, जिसका निर्माण मदन शाह ने करवाया था, ये महल है। हरदा में जादूगर महल है। जबलपुर में कौन सी गुफा है? बोले तो हिडम्बा की गुफा है जबलपुर में। ठीक है, अब धार्मिक पर्यटन स्थल है ना।
अब पढ़ते हैं धार्मिक पर्यटन स्थल। तो भेड़ाघाट, भेड़ाघाट कहाँ आता है? जबलपुर में आता है ना। भेड़ाघाट जबलपुर में कौन कौन से मंदिर है बोले तो गौरी शंकर का मंदिर है जो कलचुरी वंश से संबंधित है ना। जो गौरी शंकर का मंदिर है जबलपुर में, जबलपुर के भेड़ाघाट में, जो कलचुरी वंश से संबंधित है। गौरी शंकर का मंदिर कलचुरी वंश से संबंधित है, ठीक है। फिर अपन जबलपुर में और कौन कौन से मंदिर है बोले तो ये जैन धर्म से संबंधित, पिसनहरी की मीडिया, बाजना मठ, बटुक भैरव, त्रिपुरी सुंदरी। तो ये मंदिर कहाँ है? सब जबलपुर में है। पिसनहरी की मीडिया है वो जैन धर्म से संबंधित है, पिसनहरी की मीडिया जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। फिर बाजना मठ, बटुक भैरव और त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। तो ये कहाँ है? जबलपुर में है। जबलपुर में कौन कौन से? ये जबलपुर गौरी शंकर जो मंदिर था ना, ये जबलपुर के भेड़ाघाट में है, ठीक है, जो कि कलचुरी वंश से संबंधित था। अब ये पिसनहरी की मीडिया है, ये भी है कहाँ पर है बोले तो ये जबलपुर में, जो जैन धर्म से संबंधित है। फिर बाजना मठ, बटुक भैरव और त्रिपुरी मंदिर, ये भी कहाँ पर है? जबलपुर में। बाजना मठ, बटुक भैरव और त्रिपुरी सुंदर मंदिर, ठीक है। तिगवा का मंदिर कहाँ है बोले तो तिगवा कंकाली देवी का मंदिर है ये, ठीक है। तिगवा कंकाली देवी का मंदिर 1998 में बनाया था, कटनी में, है ना, कटनी में बनाया था, ठीक है। फिर ओंकारेश्वर कहाँ आता है? खंडवा जिले में आता है ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये इसी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाए तो बोले ओंकारेश्वर को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ओंकारेश्वर क्यों प्रसिद्ध है ऐसा, मतलब वहाँ पर क्या है? तो एक तो वो नर्मदा नदी है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है बोले तो वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में भी है, अपने मध्य प्रदेश में 2 है, एक उज्जैन में है और एक ओंकारेश्वर में। तो ओंकारेश्वर में कौन सा है बोले तो ममलेश्वर, अमलेश्वर, ये दोनों हैं। अपन इनको कहा जाता है कि 2 होंगे, तो 2 नहीं है, ये दोनों को एक संयुक्त रूप से गिना जाता है, मतलब ये दोनों को शिवलिंग को एक ही माना जाता है। ममलेश्वर और अमलेश्वर दोनों एक ही शिवलिंग है ऐसा माना जाता है, ठीक है।